नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया और रुक करेंगे अभी तक की बड़ी और अहम खबरों का। रूस और यूक्रेन युद्ध की अगर हम बात करें तो इस बीच यूक्रेन के कई शहरों में धमाके हो रहे हैं और हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। किस तरह के हालात यूक्रेन में बने हुए हैं किसी से छुपे नहीं। कीव शहर के बॉर्डर पर रूसी सेना और यूक्रेनी सेना के बीच संघर्ष चल रहा है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वापस लाने की मुहिम भी तेज कर दी है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा में तेजी लाने के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हंगरी के बुडापेस्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारतीय छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों को भारत वापस पहुंचाने का भरोसा भी दिलाया। देखिए, जिस तरह से छात्रों में डर है, क्योंकि जो छात्र अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं वो वहां के हालात देख पा रहे हैं, वहां पर जो परिस्थिति है उसे देख भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं। तो इस समय जो हालात है वो वहां पर खबरों के माध्यम से हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। गजानन दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। गजानन, अभी फिलहाल जिस तरह की स्थिति है उससे ये तो समझ आ रहा है कि हालात बहुत जल्दी बेहतर होने वाले नहीं है। भले ही तमाम देश इस वक्त रूस को सलाह दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, क्योंकि रूस ने दुनिया को एक तरफ से देखा जाए तो परमाणु युद्ध की धमकी भी दे दी है और दूसरी तरफ भारत की अगर मैं बात करूं तो कवायद लगातार जारी है ऑपरेशन गंगा के तहत सभी छात्रों को और भारतीयों को निकालने के लिए। ओवर टू यू। देखिए, जहां तक बात करें नेहा, ये जो रशिया और यूक्रेन की जंग है इसके बीच में भारत के कुल लगभग 20,000 जो नागरिक वहां फंसे हुए हैं उसमें से करीबन 30% लोगों को भारत ले आया गया है। बाकी 30% लोग यूक्रेन के पास की सीमावर्ती देशों में है, चाहे वो पोलैंड हो, जर्मनी हो, ऐसे देशों में उनको शिफ्ट किया गया है एक सेफ हाउस की तरह। लेकिन जो लोग भारत के अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं उनके लिए ये बात काफी गंभीर इसलिए भी होती जा रही है क्योंकि आधिकारिक बयान जो रशिया के तौर पे आया है कि वो घुमा फिरा कर, यानी सीधे न कहते हुए घुमाते हुए ये बात कहते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो उसमें न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें रशिया बहुत ही ज्यादा सक्षम है और मजबूत भी है क्योंकि उनके एटॉमिक पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। और हम कई बार ये देख चुके हैं कि विश्व में अगर किसी को रशियन इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में रशिया इस वक्त सबसे आगे चल रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इसलिए कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भी रूस ने दुनिया को धमकी दे दी है परमाणु युद्ध की। और इसी पर विदेश मंत्री लावरोव का कहना है कि अगर ये तीसरा वर्ल्ड वॉर होता है तो बहुत ये विनाशकारी होगा। यूक्रेन से छात्र लगातार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और उनसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए भी गजानन क्योंकि जो लोग वहां पर इस वक्त फंसे हुए हैं वो उस स्थिति को बहुत बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे किन हालातों में है। क्योंकि गजानन, हम ये भी देख पा रहे हैं कि कवायद लगातार जारी है सभी को बाहर निकालने की। वहां से 4 केंद्रीय मंत्रियों को भी भारत की तरफ से भेजा गया है। अब ऐसे में हम देख पा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस भी बच्चों के वायरल हो रहे हैं। वो इसलिए भी किए जा रहे हैं ताकि उनकी जो दशा है वहां पर वो हम तक पहुंच पाए, सरकार उनको समझ पाए। लेकिन ऐसे में कल जिस तरह से हमने देखा था इस हमले में एक भारतीय छात्र की भी मौत हो गई, जो बहुत दुखद खबर थी। कर्नाटक का रहने वाला वो छात्र जो इस हमले का शिकार हुआ है और उसके बाद ये डर बहुत ज्यादा गजानन बढ़ जाता है यहाँ पर रहने वाले परिवार वालों में भी, जो अभिभावक यहाँ पर मौजूद हैं और जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। देखिए, जो भारतीय बच्चा वहां पे, छात्र वहां पे मारा गया है इस युद्ध में, इस खून की इस लड़ाई में, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक शर्मिंदगी की बात है कि वो अपने किसी एक देश के बच्चे को वहां से सही सलामत नहीं निकाल पाया। लेकिन ये एक तनावपूर्ण माहौल इसलिए भी बन जाता है क्योंकि अगर 20,000 लोग भारतीय नागरिक यूक्रेन में मौजूद हों, उनमें से हम बीते 6 दिनों में करीबन 30% लोगों को बाहर देश में बुला सके, अपने देश में भी बुला सके, 30% लोगों को नजदीकी देशों में ट्रांसफर कर सके, इमिग्रेट कर सके, तो एक चुनौतीपूर्ण माहौल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के लिए भी बन जाती है। तो इस बीच अगर लोगों को तकलीफ होती है तो ये जायज भी है। लेकिन जिन लोगों ने अपने जिस परिवार ने अपने बेटे को खोया है, उस परिवार के ऊपर जो मुसीबत आई है ये उनसे बेहतर और कोई नहीं समझ पाएगा। तो वहां पे जो माहौल है बच्चों के बीच में डर बना हुआ है, उसे अपने आप में महसूस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और शायद यही एक कारण है नेहा जी कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ तक कि हर एक मुमकिन माध्यम से गजानन आप बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। कुर्बान अली हैं हमारे साथ, यूक्रेन से हैं। कुर्बान, आवाज मिल पा रही है आपको? यस मैम, सुन पा रहा हूं। आप इस वक्त किस शहर में, कहां पर फंसे हुए हैं यूक्रेन में और अभी वहां पर स्थिति क्या है?
माफ कीजिए, कुर्बान जो हैं उन छात्रों में से हैं जो वापस लौट आए हैं। वहां पर कुर्बान जब आप थे और जो वहां पर स्थिति थी, किस तरह का माहौल था, और अभी क्या आपके संपर्क के कुछ छात्र हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं, और आप वहां पर से जब वापस आए हैं उस समय वो जर्नी कैसी रही? क्या कुछ आपको किन किन हर्डल्स का सामना करना पड़ा, या जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जिन सुविधाओं में बच्चे वापस आ रहे हैं, भारत सरकार की तारीफ भी हो रही है और कोशिशें रंग लाती नजर आ रही हैं? जी मैम। कुर्बान मैम, मैं इवानो फ्रैंकिस्क से एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मैम, जैसे ही हमको पता चला कि यहाँ पे अटैक हुआ है, 24 तारीख की बात है मैम, हमने सोचा कि अब निकलने में यहाँ से फायदा है, क्योंकि मैम हमने फिर हमारे सीनियर्स के साथ मीटिंग की तो उन्होंने बस का अरेंजमेंट किया, तो हम 24 को तो निकल नहीं पाए, तो हमने 25 को वहाँ से निकल गए। हम 25 को वहाँ से सुबह के मॉर्निंग में निकल गए वहाँ। तो फिर जैसे ही हम बॉर्डर की तरफ चले तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि इतना लंबा जाम है वहाँ पे, तो बस वाले ने पहले ही हमको उतार दिया। तो जैसे ही 10-12 किलोमीटर हमको आगे पैदल जाना पड़ा, तो वहाँ पे बॉर्डर पे इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वहाँ पे तो क्या ही बताए, बस वहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को 2-2 दिन 3-3 दिन ऐसे लग रहे हैं। तो यानी कुर्बान आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब जैसे पता चला कि ये हालात यहाँ पर पैदा हो गए हैं, रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, छात्र फंस गए हैं, यूक्रेनियन फंसे हुए हैं, और आपने कहा कि हमने जब निकलने की कोशिश की और वहां पर बहुत जाम की स्थिति थी, लोग फंसे हुए थे, पहले ही बसों से आपको उतार दिया गया, तो एक तरह से अफरा तफरी का माहौल था क्योंकि सभी को वहां से निकलना था। कुर्बान जी मैम, ऐसा ही है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इंडियन ही थे, वहाँ पे अदर कंट्रीज के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो सबको ये लग रही थी कि मैं पहले निकल जाऊँ। वहाँ पे अफरा तफरी इतनी ज्यादा थी कि बच्चों के बहुत का लगेज वहीं पे छूट रहा है, किसी का लैपटॉप टूट रहा है वहाँ पे। तो जैसे तैसे हमने 2 रात वहाँ पे बॉर्डर पे ही गुजारी अपनी, लेकिन तीसरे दिन हमसे वहाँ पे निकला गया, वहाँ से तीसरे दिन 2 दिन बाद वहाँ से। ठीक है। और वहाँ पे सर्दी में आपको पता ही है कितनी ज्यादा होती है, वहाँ पे रहने के लिए कुछ ऐसा स्पेशल व्यवस्था नहीं की गई थी, वहाँ पे दिक्कत बहुत ज्यादा थी। लेकिन बॉर्डर से निकलने के बाद फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर हम रोमानिया में आके फिर वहाँ से हमको शेल्टर में ले जाया गया एक दिन, फिर हम वहाँ पे रुके, उसके बाद हम इंडिया वापस आ गए। तो और अभी भी मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे से पहले निकलने वाले भी अभी भी शेल्टर में ही मौजूद है वहाँ पे। मेरे 2 फ्रेंड्स है, अभी भी मेरी उनसे बात हो रखी है, वो अब एयरपोर्ट पर पहुँच गए, आज उनकी फ्लाइट है, वो आ जाएंगे आज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुर्बान आपका। तो गजानन, आप भी सुन रहे थे कि जो छात्र वहां से लौटे हैं उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वेदर भी अगर हम देखें तो माइनस में है, वहां पर सर्दी बहुत है, ऐसे में अफरा तफरी का माहौल बॉर्डर पर है, क्योंकि हर कोई इस वक्त चाह रहा है, जिस तरह से जंग के हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं, उसमें हर कोई चाहता है कि हम जल्द से जल्द यूक्रेन को छोड़कर यहां से निकल जाए बाहर। ऐसे में गजानन, क्या ये सवाल नहीं लगता यहां पर पूछना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब ये अंदेशा था कि यूक्रेन पर रूस अटैक कर सकता है, हमला कर सकता है, बार बार ये बातें सामने आ रही थी, खबरें सामने आ रही थी, और एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि जो तमाम छात्र वहां पर हैं इस वक्त, उन्हें भारत लौट आना चाहिए, क्योंकि अटैक और हमले की अंदेशा पहले से ही जाहिर कर दिया गया था, एडवाइजरीज जारी की गई थी। लेकिन उस वक्त शायद इस बात को उतनी गंभीरता से या उतना सीरियसली नहीं लिया गया और छात्र समय रहते नहीं लौटे। ये हिदायत भी दी गई थी कि आप ऑनलाइन क्लासेस लें। अगर वक्त रहते वो लोग इस एडवाइजरी को गंभीरता से लेते तो आज इतनी संख्या में लोग या छात्र वहां फंसे ना होते। जी बिल्कुल नेहा, जहाँ तक बात करें यूक्रेन में जिस तरह की एडवाइजरीज भारत सरकार ने निकाली थी वो वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं की गई, ये कहना सही होगा। ये कहना गलत होगा कि भारतीय छात्रों ने उन बातों को, उन एडवाइजरीज को गंभीरता से नहीं लिया। अब जब हमने पहली एडवाइजरी भारत सरकार ने उन स्टूडेंट्स के लिए निकाली थी तो उन्होंने अपने यूनिवर्सिटीज को अप्रोच किया कि भारत देश जो कि हमारा राष्ट्र देश है, वहां से एडवाइजरी आई है कि हालात बिगड़ने वाले हैं, आप प्लीज हमें ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन एजुकेशन को शिफ्ट कर दीजिए ताकि हम अपने देश में रहकर भी यूक्रेन की स्टडीज कंप्लीट कर सकें। लेकिन वहां की यूनिवर्सिटीज ने उस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया और शायद यही एक कारण है कि वो बच्चे वहां से लौट नहीं पाए। समय रहते लौटने की उनके कई सारे चांसेस थे, उनके पास पूरा मौका भी था कि वो वहां से समय रहते निकल जाए ताकि जब हालात बिगड़े तब वहां पे किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। तो अगर यहाँ पे देश के बच्चे वहां फंसे हैं तो यहाँ पे उन यूनिवर्सिटीज की गलती है जिन्होंने भारत की एडवाइजरी जिनका खामियाजा वहां फंसे छात्र गजानन इस वक्त भुगत रहे हैं और जिसका शिकार वहां पर फंसा एक छात्र कल हुआ है जो इस हमले में मारा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया गजानन इस तमाम जानकारी के लिए।
तो यूक्रेन से लौटे छात्र कुर्बान आलम है हमारे साथ। कुर्बान, आवाज मिल पा रही है आपको? यस मैम, सुन पा रहा हूँ। कुर्बान, सवाल मेरा आपसे यही है जो मैं और छात्रों से भी पूछ रही हूं जो वापस लौट आए हैं, क्योंकि देखिए आप वो छात्र हैं, आप वो लोग हैं जो यूक्रेन में फंसे रहकर उन तमाम परेशानियों का, तमाम मुसीबतों का और तमाम उन परिस्थितियों का सामना करके आए हैं जिसका शायद हम अनुभव भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। आपने वो माहौल जिया है, आपने वो परिस्थिति देखी है, किस तरह से हमले हो रहे थे, किस तरह से आप लोगों ने जान बचाई और वापस आप लोग भारत लौटे हैं। क्या माहौल वहां पर था जहां पर आप फंसे हुए थे, या फिर आपके साथ जो और छात्र थे, क्या आपके जानकार अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं? और वापस जब आपको लाया गया तो किन किन तमाम परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ा? मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था तो वहाँ की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी और मोस्टली स्टूडेंट जो वहाँ पर फंसे हुए थे वो यही चाह रहे थे कि हम अभी तुरंत यहाँ से निकल जाएं, और बहुत ज्यादा स्टूडेंट के अंदर एकदम डर सा बैठा हुआ था। मैम, कंडीशन इतनी खराब थी कि मतलब पानी नहीं मिल रहा था और लाइट की बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी थी, लाइट नहीं आ रही थी और रात को सायरन बजते थे और एम्बुलेंस हॉस्पिटल के चारों ओर घूमती रहती थी और बहुत ज्यादा कंडीशन खराब होती जा रही थी। मैडम, जैसी हम कंडीशन थोड़ी खराब होने का जब हमको लगा कि ज्यादा कंडीशन खराब हो रही है तो हमने उसके बाद दूसरे दिन को ही हमने एक बस कर ली थी जिसमें हम 22 स्टूडेंट वहां से निकले थे और हम रोमानिया बॉर्डर की तरफ हम निकल चुके थे। मैम, रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचने के लिए हमें कम से कम 6 घंटे लगे, जिसमें वहाँ बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ था और बॉर्डर क्रॉस करने में 2-3 दिन लग रहे थे। मैम, बॉर्डर क्रॉस करने में 2-3 दिन लगने के बाद स्टूडेंट बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। बॉर्डर क्रॉस करने में 2-3 घंटे इमिग्रेशन में लग रहे थे और उसके बाद जो था कि इंडियन एम्बेसी बस वहाँ पे खड़ी हुई थी और इंडियन एम्बेसी के लोग वहाँ पे कुछ खड़े हुए हमारा वेट कर रहे थे और उसके बाद उन लोगों ने मतलब हमको बस में बिठाया और बस में बिठाने के बाद हमें रोमानिया एयरपोर्ट की तरफ ले जाया गया। उस रोमानिया एयरपोर्ट जाने में हमें कम से कम 9 घंटे मतलब बस में सफर करना पड़ा। उसके बाद हमें रोमानिया एयरपोर्ट ले जाया गया। उसके बाद हमारी 2 घंटे के बाद हमारी फ्लाइट थी जो हम उसमें जो 9:30 बजे रात में वो चली थी और हमें सुबह 6 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतार दिया गया था। ठीक है आलम, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि समय से पहले एडवाइजरीज भी भारत की तरफ से जारी की गई थी और ये एहतियातन बताया गया था कि अटैक होने वाला है, रूस हमला कर सकता है यूक्रेन पर। तो क्या यूनिवर्सिटीज ने इन एडवाइजरीज को गंभीरता से नहीं लिया? आपको क्या जानकारी थी इस बारे में कि इस तरह का कोई अटैक होने वाला है? कहा जा रहा था स्टूडेंट्स को कि आप लोग जल्द से जल्द बाहर निकलें, आप लोग वापस भारत लौट आएं। मैम, हमको जब रूस ने उस पर अटैक किया, जब हमको पता चला कि रूस उसको यूक्रेन को धमकी दे रहा है कि हम आप पर अटैक करने वाले हैं, तो हमने यूनिवर्सिटी के जो डीन था हमने उससे बात किया। हमने बोला कि हमको ऐसे सुनने को मिल रहा है और हमको यहाँ से निकाला जाए। तो जो हमारी यूनिवर्सिटी का जो डीन था उन्होंने बोला कि आप जब तक आपकी एम्बेसी से हमें कोई लेटर नहीं आएगा जब या कोई कॉल नहीं आएगी तब तक हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपकी क्लास ऑफलाइन है और ऑफलाइन ही चलती रहेगी। मैम, उसके बाद हमने वहाँ प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद उन्होंने हमें 1 दिन का टाइम दिया तो हमारी 3 वीक के लिए क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई थी। जब हमारी 2-3 दिन क्लास चलने के बाद क्या बोलते हैं कि फिर जो है 22 को रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, जिससे वहाँ पे हलचल सी मच गई। स्टूडेंटों को सबको वहाँ से भागना पड़ा। जो स्टूडेंट जहाँ फंसा था वो वहीं फंसा रह गया और देखा जाए तो कीव और खार्किव की कंडीशन बहुत ज्यादा बिल्कुल, परिस्थिति अभी बिल्कुल सही नहीं है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं आलम, अभी कोशिशें लगातार जारी हैं कि उन्हें जल्द से जल्द वापस लाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो आलम हमारे साथ जुड़े जिन्होंने तमाम उन बातों का जिक्र किया कि क्या कुछ वहां पर हालात थे, क्या कुछ एडवाइजरीज जारी होने के बाद बच्चों की तरफ से यूनिवर्सिटीज के डीन्स को कहा गया, प्रोटेस्ट तक किया गया कि आप लोग क्लासेस ऑनलाइन कर दीजिए ताकि किसी तरह की जो परेशानी हो सकती है वो ना हो। लेकिन इन सभी चीजों को शायद सीरियसली नहीं लिया गया और आज छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन फिर ऑपरेशन गंगा की अगर हम बात करें तो उसके तहत छात्रों को बाहर निकालने की कोशिशें तेज हैं।
यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों से भारतीय छात्रों और नागरिकों को निकालने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर केंद्र सरकार के 4 मंत्रियों को यूक्रेन की सीमा से सटे देशों के लिए रवाना किया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोमानिया में मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने भारतीय राजदूत राहुल श्रीवास्तव से रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। आने वाले दिनों में बुकारेस्ट और सुसेवक से निकासी और उड़ान संचालित करने को लेकर भी विस्तार से बात हुई और इससे पहले दिन में सिंधिया ने बुकारेस्ट हवाई अड्डे पर अपनी उड़ानों का इंतजार कर रहे भारतीय छात्रों से मुलाकात की, बातचीत की, उन्हें रोमानियाई राजधानी से उनके त्वरित प्रस्थान का आश्वासन दिया है। सिंधिया ने ट्वीट कर कहा कि बुकारेस्ट हवाई अड्डे पर अपनी उड़ानों का इंतजार कर रहे भारतीय छात्रों से मुलाकात की और बातचीत की। आपको बताते चले कि रूस की सेनाओं द्वारा करीब 24 फरवरी को यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू करने के बाद भारत सरकार ने यूक्रेन से फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया। ऑपरेशन गंगा मिशन के तहत विशेष उड़ानें निःशुल्क संचालित की जा रही हैं। यूक्रेन में फंसे 219 भारतीय नागरिकों को लेकर इस तरह की पहले निकासी उड़ान 26 फरवरी को मुंबई में उतरी और ऐसी कई उड़ानें अब तक भारत में उतर चुकी हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा जारी है। यूक्रेन का हवाई मार्ग बंद होने के बाद भारतीय छात्रों को यूक्रेन से सटे देशों में लाया जा रहा है। वहां से विशेष विमानों के जरिए उन्हें स्वदेश लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे देशों में भेजा। विशेष दूत बनकर गए ये मंत्री वहां से छात्रों को रवाना कर रहे हैं और यहाँ मंत्री उन्हें रिसीव कर रहे हैं। बुधवार सुबह आए एक विमान के छात्रों का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने स्वागत किया। स्मृति ईरानी ने अलग अलग भाषाओं में छात्रों का वेलकम किया, उनके साहस की तारीफ की और उनका मनोबल बढ़ाया। अभी तक की बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए फिल्म न्यूज के साथ।